बजने को है। देश के नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना का जिन्न एक बार फिर से यूपी के चुनावी बोतल से बाहर निकल आया है। जिन्ना को गांधी पटेल की कतार में खड़ा करने वाले अखिलेश न केवल अपने बयान पर कायम है, बल्कि इतिहास पर हवाला देकर अपने बयान को सही भी बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश की जुबान से जिन्ना का जिक्र आने के बाद बीजेपी और सीएम योगी ने उन पर तीखा हमला बोला था। तो ऐसे में क्या वजह है कि यूपी के चुनाव से पहले अखिलेश को बार बार जिन्ना का बचाव करना पड़ रहा है? वो क्या कारण है कि देश को बांटने वाले जिन्ना को अखिलेश आजादी का नायक बता रहे हैं? कोई किसी माफिया को गले लगा रहा है, कोई देश तोड़क जिन्ना को अपना आदर्श बना रहा है। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली। एक दौर में यूपी की सियासत में नारा गूंजता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। अब यूपी में विधानसभा चुनाव में मुलायम के बेटे अखिलेश यादव का जलवा कायम होता है या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन अखिलेश अपने जिन्ना वाले बयान पर पूरी तरह से कायम है। वो बयान जिसे लेकर अखिलेश पर सियासी वार हुआ, समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बताकर तीखा प्रहार हुआ, लेकिन लगता है अखिलेश इन हमलों से बेफिक्र हैं और जिन्ना के नाम पर हमला बोलने वालों को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली। माना जा रहा है कि जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश की नसीहत के पीछे यूपी के 20% मुस्लिम वोटों वाली सियासत है, लेकिन इस बोल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अखिलेश पर फिर से हमला बोलने का मौका दे दिया। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। दरअसल बीते दिनों हरदोई में एक रैली के दौरान अखिलेश यादव ने जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल जैसा ही देश का नायक बताया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अब बीजेपी कह रही है कि बार बार जिन्ना का महिमा मंडन अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा। जिन्ना के बयान पर अडिग रह करके अखिलेश यादव जी ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए वो वोट बैंक अभी भी प्यारा है, जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखा फोड़ने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं, और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यूपी के चुनावी माहौल में हर दल, हर पार्टी अपने अपने दांव चल रहे हैं। कोई महंगाई को मुद्दा बना रहा है, कोई कानून व्यवस्था पर पुरानी सरकारों का हाल बता रहा है। सिंचाई की बेहतर सुविधा तो मिलेगी ही, विशुद्ध पाइप पेयजल योजना से हर घर नल योजना भी, यहां पर हम लोग हर परिवार तक पेयजल की योजना पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब योजनाओं के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं, विकास की योजना आपके गांव और आपके घर तक आएगी। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब इतनी बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, यहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता था, बिजली सस्ती हो सकती थी, महंगाई पे नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते थे। इस बार पलटवार के बीच चुनावी चर्चा अखिलेश और योगी के चुनाव लड़ने को लेकर भी हो रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि जब बीजेपी का जाना तय है तो योगी के चुनाव लड़ने का फायदा क्या? आप बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं, जाने वाले से क्या लेना देना। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन हमलों का और तीखा होना तय है। आज तक ब्यूरो। अब यूपी से आपको लेकर चलते हैं बिहार की ओर, जहां शराबबंदी तो लागू है, लेकिन शराबबंदी का कानून किस काम का, जब जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की जान जा रही हो।
नीतीश सरकार शराबबंदी के जिस फैसले को क्रांतिकारी बताती रही, उसकी असलियत लोगों के सामने है। हैरानी इस बात की है कि लगातार जहरीली शराब बिहार में लोगों की जान ले रही है और इस त्रासदी के बीच सीएम से लेकर मंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहे हैं। जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी तो कतई रास नहीं है। तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। आपने लोगों को दिखाने के लिए, राजनीति के लिए शराब तो बंदी की। अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। चीज गलत थी तो सीएम साहब आप ही बता दें कि वो चीज आई कैसे, चीज बिक कैसे रही थी और वो चीज सरेआम लोग खरीद कैसे रहे थे। कहां गई आपकी पुलिस, कहां गया आपका प्रशासन, कहां गया आपका इकबाल। सुशासन बाबू जिसको आप गलत चीज बता रहे हैं, उसकी तालाबंदी आपने ही खुद 2016 में की थी। बिहार में शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 5 साल बाद भी वो गलत चीज बिहार के खेत खलिहानों, गलियों, गांवों, कस्बों, ब्लॉक से लेकर जिलों में धड़ल्ले से बिक रही है। नतीजा ये है कि दिवाली का जश्न कई परिवारों के लिए मातम लेकर आया है। हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा। जो कानून में प्रावधान है वो लागू होगा। इस तरह की टिप्पणी राज्य के मुखिया से कोई उम्मीद नहीं करता। अगर शराब सप्लाई हो रही है, लोग पी के जान दे रहे हैं, तो आपकी व्यवस्थाओं की नाकामी या व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिस पर आपका कोई वश नहीं, आप बेबस हैं। जहरीली शराब से मौत का यह सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला समस्तीपुर का है। रुदौली गांव के 4 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई। यानी सिर्फ 3 दिनों में बिहार के 3 जिलों में 30 लोगों की मौत हुई है। समस्तीपुर में 4, गोपालगंज में 13, पश्चिमी चंपारण में 13। इन आंकड़ों को देखकर आखिर क्या कहा जाए। सरकार सत्ता के नशे में मदहोश है और जनता की सांसें जहरीली शराब की वजह से लगातार उखड़ रही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब नीतीश के मंत्री को इसमें साजिश वाला एंगल नजर आ गया। इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। जनकराम बिहार सरकार में मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन पर इनका कंट्रोल है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से सवाल साजिश का उठा रहे हैं। यानी पल्ला झाड़कर अपनी नाकामी की मीनार को ढक देना चाहते हैं। हालांकि बिहार के कद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण की माने तो बिहार में शराब माफिया की पहुंच ऊपर तक है। ये शराब के धंधा करने वाले जो लोग हैं, ये सभी बड़े लोग हैं और बड़े लोगों का मतलब होता है जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच होती है बहुत ऊंचा ऊपर। अब कहाँ है ये पहुंच, इसका ठीक पता नहीं है लोगों को। केवल लोग कहते हैं कि ऊपर है। अब कहाँ है ऊपर, भगवान जाने, स्वर्गलोक में है कि कहाँ है, वो तो ईश्वर जाने। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में 2016 में बना शराबबंदी कानून अब तक असरदार क्यों नहीं हो पाया है। जिस शराबबंदी कानून के तहत सरकार ने 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की, उसका लोगों में डर क्यों नहीं है? क्या शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब के कारोबार ने बिहार में जोर पकड़ लिया है? हर महीने 2 महीने में ये खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पी के लोगों की डेथ हो गई। आप जिस जांच की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने शराबबंदी किया। एज अ महिला मैं भी कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, गलत है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, या सिर्फ चुनाव के लिए आपने लोगों को दिखाने के लिए राजनीति के लिए शराब तो बंदी की। ऐसी कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर जरूर हम देखते हैं और मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई अवसरों पर ये कहा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना जिसके कारण आपकी जानें जा सकती है। इसलिए बहकावे में उन्हें नहीं आना चाहिए।
और भोले भाले लोगों को किसी भी साजिश का शिकार होने से पहले खुद को सचेत करना चाहिए। नीतीश सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन इससे लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के मुद्दे पर खूब वोट बटोरे। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। नीतीश का यह वादा ही रह गया। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन धरातल पर नहीं। सिर्फ कागजों में कानून बनाकर सुशासन बाबू बिहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर ऐसे परिवर्तन की कल्पना नीतीश कुमार ने की है तो फिर बिहार का भला कभी नहीं हो सकता। बेतिया से रामेंद्र गौतम और गोपालगंज से सुनील तिवारी, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और अब बात आर्यन खान ड्रग्स केस की, जिसकी जांच से एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छुट्टी तो हो गई, लेकिन सियासत गर्मा गई है। आर्यन केस समेत 6 केस से कल समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके सियासी आर पार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इन हमलों के जरिए हर रोज आरोपों और अपने अपने खुलासों की नई नई किस्त सामने आ रही है। गिरफ्तारी, डील, गवाह और साजिश, आरोपों की गुत्थी में उलझा ड्रग्स केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। ड्रग केस की कहानी में आए दिन नए किरदारों की एंट्री होती है और साजिश की सुई दूसरी तरफ घूम जाती है। अभी एनसीबी ने ड्रग केस की जांच का जोन बदला ही था कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यानी मोहित कंबोज का दावा है कि जिस ड्रग केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उस केस की प्लानिंग के पीछे एनसीपी के ही नेताओं का हाथ है। मैंने ये सामने रखा कैसे सैम डिसूजा ने, सुनील पाटिल ने उसको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, बात की कि मेरी मीटिंग किसी नारकोटिक्स अधिकारी के साथ कराओ, मेरे पास इंटेल है। फिर सुनील पाटिल ने वहां पे किरण गोस्वामी जो उसका आदमी है और मनीष भानुशाली, उसको मिलवाया सैम डिसूजा से। तो अभी तक जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव महाराष्ट्र के मंत्री बता रहे थे कि किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका बैक टू बैक इन्वॉल्वमेंट है समीर वानखेड़े के साथ, तो ये साबित हो गया कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी, बड़ी एक स्टोरी तैयार करने की कोशिश महाराष्ट्र में मंत्री कर रहे थे। मोहित कंबोज ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर आरोपों की नई किस्त जारी की तो बीजेपी सीधे नवाब मलिक पर हमलावर हो गई। क्या यही कारण था राष्ट्रवादी दल के नेता और मंत्री नवाब मलिक जी रोजाना पत्रकार वार्ता कर रहे थे? पूरी की पूरी सरकार हिमालय के चट्टान की तरह ड्रग माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। क्या वहीं पर भी कोई वसूली हो रही है? बीजेपी के इन हमलों के बीच नवाब मलिक की बेटी ने जवाबी ट्वीट किया। बीजेपी नेताओं के साथ सुनील पाटिल और गोसावी की तस्वीरें जारी कर दी। ड्रग केस में वार पलटवार का यह नया दौर ठीक उसी वक्त शुरू हुआ है जब एनसीबी की सेंट्रल जोन की टीम आर्यन खान केस समेत 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। इस टीम की अगुवाई कर रहे आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि ड्रग केस की जांच में समीर वानखेड़े की मदद ली जाएगी। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night, so I have nothing more to add. So as of now, समीर वानखेड़े के भी लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी लिया जाएगा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? He is JD Mumbai.
ये डेफिनेटली हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। समीर वानखेड़े से आर्यन समेत 6 केस लिए जाने के बाद नवाब मलिक ने इसे अपनी जीत की तरह पेश किया था। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा था, वानखेड़े को आर्यन समेत 5 केस से हटा दिया गया है। इस मामले में 26 केसों की जांच होना चाहिए। ये तो शुरुआत है। सिस्टम को साफ करने के लिए कई कदम उठाए जाने हैं। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। माना जा रहा है कि मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। उम्मीद है कि इस जांच से ड्रग केस की सच्चाई सामने आ सकेगी। साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि इस केस पर जारी सियासत के बीच किसके आरोपों में सच्चाई है और कौन ड्रग केस में झूठे आरोपों का जाल बुन रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह, पंकज उपाध्याय, हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में आज दर्दनाक हादसा हुआ। अहमदनगर के सिविल अस्पताल के कोरोना आईसीयू वार्ड में आग लगने से 11 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था कि अचानक आग की लपटों ने यहां अफरा तफरी मचा दी। लोग कुछ समझ पाते, आग पर काबू पाने का कोई उपाय करते, उससे पहले ही सिविल अस्पताल का पूरा वार्ड आग की चपेट में आ गया और वार्ड में भर्ती कई मरीज झुलस गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुए इस दर्दनाक हादसे में 11 मरीजों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में ये नया आईसीयू वार्ड बनाया गया था और इस नए वार्ड में ऐसे हादसे से हर कोई सकते में है। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि हादसे की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए, इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अहमदनगर के अस्पताल में आग से 11 मरीजों की मौत के बाद सरकार के मंत्री बाला साहेब थोराट भी मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों से दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अहमदनगर के अस्पताल में हुए हादसे ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का सवाल फिर से खड़ा कर दिया है, जो बार बार ऐसे जानलेवा हादसे की वजह बनता है। पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।